हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज तीन टॉपिक की चर्चा करनी है। फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर और बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी बाबू, कल हमने जाते जाते ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस फिनिश कर दिया था। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे की तो बताओ। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता था ये आएगी प्रॉब्लम। पिछली बार भी कहा था, पिछली बार भी बच्चों की ओरिजिनली प्रॉब्लम थी और कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। अभी बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो वो सब सामने देख रहे हैं पुत्र। ठीक है ना? एक तो ये डिफरेंस की प्रॉब्लम लेनी है मैंने। ठीक है जी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस है इसकी प्रॉब्लम। बाबू ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं है? बढ़ाएं बात को आगे फिर। चलो जी स्टार्ट करते हैं। बाबू ऑल्दो मैं पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ही टाइप है। बिल्कुल जाते जाते ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताऊंगा और इसकी प्रॉब्लम का भी डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, अभी फ्रेश माइंड ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर समझते हैं। सब सामने देख रहे हैं बेटा, बिल्कुल सामने देखो, अभी नोट्स नहीं चाहिए। और अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दो तो और अच्छा। ठीक है जी। हाँ नहीं हो रहे बंद तो बेटा फिर सामने देख लो। बाबू कल मैंने ना थोड़ा थोड़ा बेटा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कराते टाइम ही फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर का हिंट दिया था। सेम बात कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। अगर तो मेरी कर लिए जो भी में यही होगा। ठीक है ना? लेकिन बेटा जब लेक्चर है, ठीक है ना? मैंने 5 बोले थे ना, 4 में कम हो जाएगा। ठीक है,
डाउट हो रहा है, बस तुम झेल पा रहे हो कि नहीं बेटा। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स सोचेंगे सिर्फ आप, बेटा ज्यादा परेशानी आ सकती है आपके इसकी मेरिट होनी चाहिए फंक्शनल और डिविजनल। सिर्फ सोचना है, फंक्शनल की मेरिट सोच तो सकते हैं, बस सोचने की कोशिश करो और कुछ नहीं करना। सुनना देखो, फंक्शन में स्पेशलाइजेशन आपको डिविजन में स्पेशलाइजेशन आप किसी एक काम को नहीं करते, कभी स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते, लेकिन हाँ डिविजनल के डेवलप हो जाते हैं, उससे थोड़ा काम प्रोडक्शन कर जाता है, थोड़ा परचेज भी पता है, उसे सेल्स भी पता है। हेड को जानकारी सभी फंक्शन, पर बेटा वो स्पेशलिस्ट किसी में नहीं होता। तो स्पेशलाइजेशन इज ऑलवेज अ मेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल स्किल्स इज अ मेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या मैं इस बात करूं पक्का से? अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूं टारगेट अचीव नहीं हुए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं हुए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं हुए, ठीक है ना? मुझे बस ये बताओ कहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कहां आसान होगा, फंक्शनल और डिविजनल? बाबू यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल होगा। देखो मैं आपको बड़ा आराम से आइडिया दे देता हूं, सब डिपार्टमेंट क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर थोपते हैं, ठीक है ना? अभी मैं कह दूं सेल्स का टारगेट था 500 यूनिट, बिकी नहीं, आपने सेल्स डिपार्टमेंट को बुलाया, सेल्स मैनेजर को बुलाया, सॉरी, ठीक है ना? सेल्स मैनेजर क्या कहेगा, सर हमारी कोई गलती नहीं है, मार्केटिंग वालों ने ऐड नहीं किया ढंग से, वो ऐड करते कैसे ना बिकता, फंसेगा कौन? मार्केटिंग। मार्केटिंग वालों को बुलाया, वो क्या सर हम क्या करें, हम ऐड बहुत कर देते, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसे नहीं दिया, फाइनेंस को बुलाया, फाइनेंस के यार मैं कैसे पैसे अरेंज करता, सेल्स वाले बेचते तो पैसा आता, उन्होंने बेचा नहीं, दुनिया गोल है, एक दूसरे को ऊपर डालते रहो। सेल्स से बात शुरू हुई थी, दोबारा सेल्स पे आ गई, समझ में आ रहा है बेटा? बाबू यहाँ बहुत मुश्किल है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, सब एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, पर यहाँ बहुत आसान है। मैं कहता हूं फुटवियर डिवीजन में लॉस आ गया, सर जो भी डिविजनल हेड है, देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, डिविजनल जब आप डिवीजन में डिवाइडेड हो जाते हो, बाबू जब आप डिविजनल हेड बना दिए जाते हो ना, तो डिविजनल हेड ऐसे ऑपरेट करता है जैसे एक ऑटोनॉमस यूनिट हो, यानी कि फुटवियर आप ऐसे समझो ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और जो डिविजनल हेड है ये एमडी है, आप ऐसा समझो ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और जो भी डिविजनल हेड है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का एमडी है, सारे ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। डिविजनल हेड को अनलिमिटेड पावर दी गई होती है कि जो मर्जी डिसीजन ले लो अपने डिवीजन से रिलेटेड, प्रोवाइडेड ऑब्जेक्टिव अचीव हो। अब बेटा अगर यहाँ लॉस आ गया है, लिख के ले लो, डिविजनल हेड की बैट बजने मत गया, और वो किसी और पे शिफ्ट भी नहीं कर पाएगा ये बात। जैसे यहाँ तो डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है ना जी, उसने करा उसकी गलती उसकी गलती, यहाँ किसकी गलती? तुझे सारी पावर दे दी तेरे डिवीजन से रिलेटेड, फिर भी लॉस, तो कहां तक भागेगा? इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप गए, फायर्ड हो जाओ, जॉब से निकाल दिए जाओ, क्या होगा आपका? ये ऑर्गेनाइजेशन जाने पर। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना 1 मिनट का किस्सा है यहां पर। क्लियर है बेटा बात? समझ में आ रही है पक्का से? चलो अच्छा एक बात बताओ, ट्रेनिंग देना कहां आसान है, यहाँ फंक्शनल और डिविजनल?
सोचना है सिर्फ बेटा, बुद्धि लगाओ। ट्रेनिंग देना कहाँ आसान है, फंक्शनल और डिविजनल? सर हमेशा यहाँ। क्यों? क्योंकि बेटा एक ही तो काम सिखाना है, यहाँ काम सिखाओ, एक पोस्ट कर दो। सर यहाँ अगर किसी इंसान को डिविजनल हेड बनाना हो सर, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत काम सिखाने पड़ेंगे। जब तक उसको सारे फंक्शंस नहीं मैनेज करने आते तब तक वो डिविजनल हेड के लिए वर्दी नहीं है। क्लियर है ना बेटा बात? कहां ट्रेनिंग देना आसान है? हमेशा फंक्शनल स्ट्रक्चर। अच्छा महंगा कौन सा पड़ता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर महंगा पड़ता है या डिविजनल? दिखाई भी दे रहा होगा सर, हमेशा ये महंगा पड़ता है। क्यों? अब इस बात को आराम से सुनना बेटा। देखो यहां पर ना बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, और यहाँ बेटा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, डुप्लीकेशन इज अवॉइडेड है। इसलिए बेटा ऐसी चीजें बहुत इकोनॉमिकल पड़ती हैं, जबकि यहां पर बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मान लो आप कंपनी हो सैमसंग, आप भी कंपनी हो सैमसंग, कभी आप ये स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते थे, बाद में आपने ये अडॉप्ट करा। सैमसंग मान लो 5 प्रोडक्ट बनाता है, इनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया बेटा, आप 5 प्रोडक्ट बनाते हो, इन्होंने एक टीवी ऐड किया, टीवी ऐड में 5 प्रोडक्ट दिखा दिए। एक ही टीवी ऐड में वॉशिंग मशीन भी दिखा दी, माइक्रोवेव भी दिखा दिया, सेलफोन भी दिखा दिया, एसीज भी दिखा दिया, जो भी आप बनाते हो सब एक ही सिंगल ऐड में डिस्प्ले कर दिया। 5 करोड़ जरूर लगे, पर बेटा 5 प्रोडक्ट उस ऐड में थे। ठीक है जी। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, आप सैमसंग हो, आप बेटा एसीज बनाते हो, एसी में जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसने एक टीवी ऐड करा, 5 करोड़ रुपए खर्च करके एसी दिखाया। माइक्रोवेव एक डिवीजन है, उसने भी टीवी ऐड करा, माइक्रोवेव दिखाया, 5 करोड़ रुपए खर्च करके। 5 अलग प्रोडक्ट बनाते हो तो 5 अलग ऐड हुए होंगे, 25 करोड़ लगे, जो काम के 5 करोड़ लगते। दिखाई दे रहा है डुप्लीकेशन? और सुनो, यहां बेटा एक अकाउंटिंग मैनेजर है मेरे पास, जो मेरे 5 प्रोडक्ट की अकाउंटिंग संभलवाता है, अकाउंट्स में काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज से। एक ही अकाउंटिंग मैनेजर बेटा, यहाँ 5 है, सब में अकाउंटिंग मैनेजर है। सर सैलरी तो समझ सकते हो ना, अकाउंटिंग मैनेजर को अगर मैं सैलरी यहां पर दे रहा हूं 50,000 रुपए महीना, तो यहाँ 6 लाख जा रहे हैं। यहाँ बेटा 6-6 लाख रुपए एक एक डिवीजन में जा रहे हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ही डुप्लीकेशन है। और महंगा कितना पड़ रहा है, मैंने 2 एग्जांपल दे दिए, मेरा ख्याल दिमाग में गए भी होंगे। ठीक है ना जी। तो ये बेटा बहुत इकोनॉमिकल है, और ये बेटा ये बहुत महंगा है। ठीक है जी, पक्का से? अच्छा एक्सपेंशन करना कहां आसान होगा? अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वो कहां आसान होगा, फंक्शनल और डिविजनल? बाबू एक्सपेंशन हमेशा आसान डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है। कैसे? कल को बेटा आप सोचो आप फर्नीचर बेचने लग जाओ, तो आपने क्या करना है बेटा, एक अलग डिवीजन ऐड करना है फर्नीचर, नए डिपार्टमेंट क्रिएट करने हैं, नए एम्प्लॉय लाने हैं, इनको पता भी नहीं लगेगा कब एक्सपेंशन हो गया कंपनी का। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को खबर भी नहीं होगी कब आप एक्सपेंड कर गए। लेकिन बेटा अगर यहां आपको एक्सपेंशन करना है, सर जान निकल जाएगी आपकी। पूरी ऑर्गेनाइजेशन जब तक डिस्टर्ब नहीं होगी तब तक एक्सपेंशन नहीं होगा। आपने परचेज मैनेजर को बुलाया कि कल से तो रॉ मटेरियल खरीदेगा फर्नीचर के लिए भी, इसको बुलाया कल से प्रोडक्शन करना है फर्नीचर का भी, इसको कहोगे बेचना है, इसको कहोगे अकाउंट्स बनाना है, इसको कहोगे मार्केटिंग करना है, सब डिस्टर्ब, कोई नहीं छोड़ा आपने। यहाँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होती है बेटा अगर एक्सपेंशन जरा सा भी करना है। यहाँ हवा भी नहीं आती कब एक्सपेंशन हो गया, पता ही नहीं होता किसी को। क्लियर है बेटा बात? ठीक है जी। अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठाना कहां आसान होगा, फंक्शनल और डिविजनल? फंक्शनल और डिविजनल? अच्छा एक बात बताओ, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात करते हैं, 2 पर्सन में कोऑर्डिनेशन बिठाना आसान होता है या 50 में? ये तो समझते हो ना, इतना बेसिक तो समझते हो ना। 2 लोग हैं ठीक है, फिर भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। 20 हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा, 50 हो जाए तो और मुश्किल हो जाएगा। तो सर अगर समझदार तो आपका आंसर अब आना चाहिए था। सर यहाँ बहुत आसान है कोऑर्डिनेशन बिठाना। क्यों बाबू? 5 डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, 5 मैनेजर्स को कोऑर्डिनेशन में बैठने के लिए कह दो, अगर इनका तालमेल बैठ गया तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन ठीक चलती रहेगी। यहां क्या होगा सर, पहले तो आप डिपार्टमेंट वाइज कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहोगे, अगर डिपार्टमेंट वाइज बैठ गया
फिर डिवीजन वाइज चाहोगे, समझ रहे हो ना बेटा। इसमें 5 डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं। 5 डिपार्टमेंटल मैनेजर में कोऑर्डिनेशन बैठ जाए, यहाँ पे भी 5 में बैठ जाए, यहाँ पे भी 5 में बैठ जाए, यहाँ पे भी बैठ जाए। जब इनमें बैठ जाए फिर ये सोचो कि इन चारों डिविजनल हेड में बैठ जाए, ठीक है ना सर। यहां पर कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत मुश्किल है। 20 डिपार्टमेंट हो गए, 4 डिविजनल हेड हो गए, यहां देखो 5 ही तो है। जितने कम लोग उतना कोऑर्डिनेशन बिठाना आसान है, जितने ज्यादा बढ़ते चले जाओगे उतनी दिक्कत होती चली जाएगी। ठीक है जी, बात समझ में आती है बाबू। अब निकाल लो नोट्स। अब सिर्फ बेटा दौड़ानी है बातें, लगभग मुद्दा खत्म किए हो रहा है। पेज नंबर बताओ, नहीं तो शेयर कर लो, अगर किससे कर रहे हैं स्पाइरल करा लोगे तो ठीक। वंश शेयर करियो यार, नोट्स इधर आ जाओ बेटा। फंक्शनल स्ट्रक्चर की कुछ एडवांटेजेस होंगे बाबू। एडवांटेजेस में पहली एडवांटेज क्या है, स्पेशलाइजेशन, फिर कोऑर्डिनेशन, देन इकोनॉमिकल और इफेक्टिव ट्रेनिंग। बेटा मैंने चारों ही एडवांटेज पढ़ा दिए हैं, सुन लो बेटा बाबू प्लीज। स्पेशलाइजेशन भी एडवांटेज पढ़ाई, इकोनॉमिकल भी एडवांटेज पढ़ाई, कोऑर्डिनेशन भी पढ़ाई, इफेक्टिव ट्रेनिंग भी पढ़ाई, चारों क्लियर करी है मैंने। ठीक है जी, कुछ तो नहीं बताऊं, अब आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है ना। आगे बढ़ो जी। डीमेरिट्स बेटा, पहली हेडिंग होगी हिंड्रेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, सब सामने देखेंगे बाबू। ये हेडिंग डिसएडवांटेज में यहां पर भी आएगी और यही हेडिंग बेटा यहां पर भी आएगी। मैं दोनों जगह ही क्लियर कर रहा हूं एक ही बारी में, अभी सामने देखना, दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा बाबू। कहता है हिंड्रेंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ना यहां अचीव होते ना ही यहां अचीव होते। क्यों? क्योंकि देखो होता पता क्या है, अगर बेटा आपको डिपार्टमेंट्स में बांट दिया गया है या आपको डिविजन्स में बांट दिया गया है तो बेटा आप इंपॉर्टेंस देने लगते हो अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को या अपने डिवीजन के ऑब्जेक्टिव को, रादर देन फोकसिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इंसान की फितरत यही है, उसे लगता है अच्छा मैं यहाँ इसको बिलोंग करता हूं, चलो बस मैं अपना अपना सोचता हूं, मैं यहाँ प्रोडक्शन सोचता हूं, मेरे डिपार्टमेंट के टारगेट अचीव होने चाहिए, मुझे एमडी से शाबाशी मिलनी चाहिए, बाहर में गया ऑर्गेनाइजेशन का टोटल इंटरेस्ट। और अब पिछली बार यही समझा रहा था आपको बेटा, हम ना जब अलग अलग बट जाते हैं तो हम ना आइसोलेशन में काम करने लगते हैं। हमें लगता है बस हम ही सब कुछ है, बस अपना अपना सोचो, छोड़ दो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, किस तरफ जा रही है। सर ये क्यों बोल जाते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का टोटल इंटरेस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है? अगर मैं प्रोडक्शन करता रहूं, सारा दिन करता रहूं, लेकिन अगर सेल्स नहीं आ रही तो बेटा मेरे प्रोडक्शन का फायदा भी क्या होगा? क्या फायदा होगा? ये वही बात हो गई ना कि सरकार ने तो कह दिया मैगी बैन, सेल्स तो हो नहीं रही, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा नहीं हम प्रोडक्शन ही रोकेंगे, प्रोडक्शन जारी रहना चाहिए। क्या होगा? प्रोडक्शन जारी रख के भी क्या होगा? ठीक है ना बेटा, समझ में आई बात? सेम वे इधर है बेटा बाबू, आप इंपॉर्टेंस देने लगते हो अपने डिविजनल के ऑब्जेक्टिव को रादर देन ऑर्गेनाइजेशनल टोटल इंटरेस्ट। आप चाहते हो मेरा डिवीजन का ऑब्जेक्टिव अचीव है, मुझे प्रॉफिट हो जाए, इनको लॉस होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं बाबू। अगर आपने 50 करोड़ कमा भी लिए लेकिन इन 3 डिवीजन ने मिलकर 500 करोड़ गवा दिए तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? क्या उनका ऑब्जेक्टिव तो मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ था ना, उनका ऑब्जेक्टिव तो मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट था ना, वो तो पूरा नहीं हुआ। 450 करोड़ लॉस में ही रहोगे। क्लियर है ना बेटा बात? बढ़ जाए बाबू। सेकंड हेडिंग पढ़ना क्या? कॉन्फ्लिक्ट्स। बाबू ये हेडिंग यहां पर भी आएगी, अगेन ये हेडिंग यहां पर भी आएगी, एक ही बारी में समझेंगे दोनों जगह की मतलब। बाबू कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े, और लड़ाई झगड़े किस बात के ये समझना। सर मेरे को तो लगता है ऑर्गेनाइजेशन लड़ाई झगड़े सिर्फ एक ही बात के होते हैं, दुनिया में भी इसी की लड़ाई है और किसी चीज की लड़ाई नहीं है दुनिया में। बस ये हटा दो दुनिया से, फिर देखो दुनिया कितनी अच्छी है। वो कॉन्फ्लिक्ट इधर देखना प्लीज सामने बेटा। क्या होता है बाबू, फाइनेंस डिपार्टमेंट से सबको पैसे चाहिए और सब अप्रोच करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि पैसा दो। और क्या होता है बेटा, सम टाइम इंटरेस्ट ऑफ 2 or more डिपार्टमेंट विल नॉट बी कंपैटिबल टू ईच अदर।
बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहुंच गया फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इस बार मैनेजमेंट चाहता है कि थोड़ा सा प्रोडक्शन ज्यादा करें हम, तो हमें कुछ मशीनरी खरीदनी है, नहीं 3 मशीनरी खरीदनी है, तो सबसे पहले फाइनेंसेस हमें एलोकेट किए जाए। अच्छा जी, तेरी बात ठीक है। बाबू मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही पहुंच गया कि अगर आप चाह रहे हो, मैनेजमेंट चाह रहा है कि हम ज्यादा यूनिट बेच पाए, तो सबसे पहले पैसा हमें दो, हम आज ऐड करेंगे, डिमांड क्रिएट होगी, तभी तो कहीं ना कहीं बेच पाओगे, तो हमें पैसे की जरूरत है, पहले पैसा हमें दो। बेटा लड़ रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट चाह रहे हैं कि पैसे पहले पैसा बस किसी तरीके से मेरे हाथ लग जाए, मैं कुछ कर लूं, ठीक है ना जी। अब बाबू यही तो लड़ाई झगड़े हैं। अब वो ये कंफ्यूज है किसको पैसा दे, और पैसा मांगने वाले सभी डिपार्टमेंट्स हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में आ गए कि 5 साल से ना एक भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़ा पाए हम सेल्स डिपार्टमेंट में, इस बार सैलरी बढ़ा के देनी है, इंक्रीमेंट करना, लो पैसा हमें दो। बेटा समटाइम्स इंटरेस्ट ऑफ 2 और मोर डिपार्टमेंट मे नॉट बी कंपैटिबल टू ईच अदर, कोई एक दूसरे के साथ कॉपरेट भी नहीं करना चाह रहा, सबको ही पैसा चाहिए, और यही लड़ाई झगड़ों की वजह बनता है। सेम कहानी इधर है। बेटा ये सब एमडी को अप्रोच कर रहे हैं, सब डिविजनल हेड, ये कह रहा है पिछली बार मैंने प्रॉफिट कमा कर दिया था, मेरे एम्प्लॉइज सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस बार सबसे पहले फाइनेंसेस मुझे दे दो, मैं कमा के देता हूं हर साल ऑर्गेनाइजेशन को। और ये 3 कह रहे हैं कि हम पहले से लॉस में, आप अगर हमें फाइनेंसेस नहीं दोगे तो हम लॉसेस के साथ कोप अप कैसे करेंगे। लड़ते रहो बैठ के, पैसा तो सबको ही चाहिए। समझ में आ रही बेटा बात। यहाँ डिविजन्स में लड़ाई झगड़े या डिपार्टमेंट्स में, कहानी सेम है। ठीक है जी, क्लियर बेटा बात। चलो जी, लास्ट हेडिंग यहां पर होगी इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो वो यहां पर एक हेडिंग आती है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, इनफ्लेक्सिबिलिटी। देखो बेटा, आपको पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? दूसरों को अप्रिशिएट करना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट अदर्स जॉब, ठीक है ना। और यही बेटा इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह भी है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। बेटा हम ना किसी की भी जॉब को अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, और सबसे ज्यादा बेटा जो मतलब बुराइयां मिलती हैं वो बेटा परचेज डिपार्टमेंट को मिलती है, मैंने ऐसा देखा है, ठीक है ना। बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है परचेज डिपार्टमेंट को, तुम क्या करते हो? तुमने पहले दिन कोटेशन मांगी साल के 5 सप्लायर से, जिसका सबसे सस्ता हुआ उसे ऑर्डर प्लेस कर दिया। तुम तो पूरे साल खाली बैठते हो, तुम क्या करते हो? तुम तो कुछ करते ही नहीं। हमें देखो, सारा साल हम प्रोडक्शन करते हैं तो जाके प्रोडक्ट बिकते हैं। तो सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट अदर्स जॉब। दूसरों की तारीफ करना मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है, ठीक है ना। कोई तारीफ नहीं करना चाहता, यही इनफ्लेक्सिबिलिटी है। पता क्या होता है, हर किसी को भ्रम है बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे कंधे पे टिकी है, कि मैं ही मेन पिलर हूं, कि मैं हट जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा। सर हर किसी को ये भ्रम होता है, दुनिया में भी होता है ना, कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से चल रही है, ठीक है ना। सब चले जाते हैं बेटा, दुनिया वैसे की वैसे चलती रहती है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन भी फर्क नहीं पड़ता। तो सर यही कहानी है ऑर्गेनाइजेशन में भी, सर यही इनफ्लेक्सिबिलिटी कि हम अप्रिशिएट नहीं करना चाहते किसी और को। हम चाहते हैं बस हमारा गुणगान होता रहे, हमारा अप्रिसिएशन चलता रहे। ठीक है जी, समझ में आती है बेटा बात। अब बाबू फंक्शनल स्ट्रक्चर कहां पे अच्छा माना जाता है, सुटेबिलिटी क्या है? सर 2 जगहों पर फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सुटेबल बैठता है। कौन सी 2 जगह? पहली जगह बेटा वेयर नंबर ऑफ फंक्शंस आर वेरी वेरी लार्ज कह सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हो, ठीक है ना। जहां बेटा क्वांटिटी में नंबर ऑफ फंक्शन 20 हो, 25 हो, बेटा ऐसी जगह पर फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। दूसरी जगह जहां पर बेटा आप स्पेशलाइजेशन अचीव करना चाहते हो, वहां अडॉप्ट करो फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि स्पेशलाइजेशन बेटा डिविजनल में अचीव कभी नहीं हो सकता। ठीक है जी, 2 ही जगह पर सुटेबिलिटी। डिविजनल की मेरिट बताना फटाफट से, हेडिंग्स। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल स्किल्स, मैंने हेडिंग सही कराई थी पुराने नोट्स में, शायद अभी भी हेडिंग डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स होगा, मल्टीपल स्किल्स कर लेना। सेकंड अकाउंटेबिलिटी, मैंने बेटा पहले ही बता दिया, इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज इजी टू फिक्स आंसरेबिलिटी। थर्ड वन क्विक डिसीजन मेकिंग। बाबू ऑल्दो मैंने क्विक डिसीजन मेकिंग की बात नहीं करी, पर कर देता हूं 1 मिनट में बात।
मैंने अभी बताया था बेटा, आप ऐसे ऑपरेट करते हो जैसे आप एक ऑटोनॉमस यूनिट हो। फुटवियर डिवीजन का हेड है तो आपको कह दिया जाता है, आप समझो कि आप एक अलग ऑर्गेनाइजेशन हो, आप एमडी हो, जो मर्जी डिसीजन लो, हमें मतलब नहीं है, ना हमें बताना ना हमसे पूछना, लेकिन हमारे टारगेट अचीव चाहिए। क्योंकि बेटा आप ऐसे काम कर रहे हो जैसे आप इस ऑर्गेनाइजेशन के एमडी हो, आपको कहीं जवाब नहीं देना होता अपने सीनियर्स को। इसलिए बेटा आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग है, जब सिर्फ आपके हाथ में, किसी को बताना नहीं पूछना नहीं, तो डिसीजन मेकिंग इज क्विक, इमीडिएट। फोर्थ हेडिंग इज इजी एक्सपेंशन। मैं बता चुका हूं बेटा एक्सपेंशन कितना आसान होता है। कोई भी प्रॉब्लम है चारों में से बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। पढ़े आगे बाबू, लिमिटेशन पढ़ना फटाफट से। पहली क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बता चुका हूं बेटा, ठीक है ना। ऐड करने हैं तो 5 ऐड हो रहे हैं, अकाउंटिंग मैनेजर है तो 5 अकाउंटिंग मैनेजर है। सेकंड हेडिंग इज बता दी। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर्ड, उधर हेडिंग आई थी हिंड्रेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टर, सभी बता दिया मैंने बेटा, ठीक है ना। अब बेटा सुटेबिलिटी की बात कर लो, फिर मैं पढ़ने का टाइम दूंगा, कोई नहीं, पढ़ने में लगा लो आप 5-7 मिनट, कोई टेंशन नहीं। बाबू सुटेबिलिटी कहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल माना जाता है, सुनो बाबू। फंक्शन स्ट्रक्चर कहां सुटेबल माना जाता है, पहले मैंने जगह बताई जहां नंबर ऑफ फंक्शन क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, ठीक है सर। डिविजनल स्ट्रक्चर कहां पे अच्छा है, जहां बेटा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। अब बेटा बच्चों के दिमाग में ना यही एक बात खनक जाती है कि आप बोल रहे हो अगर नंबर ऑफ फंक्शन ज्यादा है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, आप बोल रहे हो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा तो डिविजनल स्ट्रक्चर। बच्चे का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दोनों बहुत ज्यादा तो क्या। जायज क्वेश्चन, बहुत जायज क्वेश्चन कि दोनों ही ज्यादा है, फंक्शन भी 20 है और प्रोडक्ट भी हम 20 बनाते हैं, तो क्या, दोनों ही बहुत ज्यादा है। सर देखो मैं आपको बता देता हूं, प्रैक्टिकल रियलिटी के हिसाब से भी बता देता हूं और बेटा आपकी केस स्टडी के हिसाब से भी बता देता हूं। देखो बेटा, अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, कितने भी फंक्शन, कितने भी फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बेस्ट, लेकिन बेटा प्रैक्टिकल रियलिटी ये कहती है, साथ साथ केस स्टडी ये कहती है, अगर दूसरा प्रोडक्ट आ गया ना, बस दूसरा ही, तो सीधा आपका दिमाग शिफ्ट कर जाना चाहिए डिविजनल पर। दूसरा प्रोडक्ट आते ही, ज्यादा प्रोडक्ट की भी बात ना करो, दूसरा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया ना, कंपनी पहले फर्नीचर बनाती थी, आज बैग्स बनाने शुरू कर दिए या टायर बनाने शुरू कर दिए, सर तुरंत शिफ्ट कर जाना कि हम डिविजनल पे आ चुके हैं, फंक्शनल खत्म हो गया। यानी कि ऐसा माना जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि ये एक प्रोडक्ट के लिए अच्छा है बस, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शन 20 हो, दूसरा ही प्रोडक्ट बनाया हो आपने, तो बेटा आप डिविजनल पे आ चुके होंगे। क्लियर है बेटा, बात समझ में आती है। और बेटा सुटेबिलिटी का दूसरा पॉइंट है, और कहां सुटेबल है, एक तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, तो और कहां सुटेबल है बेटा, अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है, ज्यादा डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहती है, ज्यादा लोगों को जॉब देना चाहती है, तो सर आपके लिए भी डिविजनल बना, क्योंकि बेटा यही है, यहीं से ही ग्रोथ होगी। यहां पड़े रहोगे तो बस एक प्रोडक्ट पे ही पड़े रहोगे, यहां ग्रो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटा। डिविजनल स्ट्रक्चर भी खत्म। अब एक काम करते हैं बेटा, पूरे 5 मिनट है आपके पास, ये दोनों पेज अच्छे से रीड कर दो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा पूछ लो, मैं दोबारा बताता हूं, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।